हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव और भारत के बीच में एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है। और ये डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुआ है हम ये जानेंगे, और इसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का परिणाम क्या हुआ है ना। और परिणाम यहाँ तक हो गया है कि आप देखिए, सबसे पहले परिणाम देखिए आप, गिर सकती है मालदीव की मुइज़ू सरकार। मुइज़ू सरकार, ये मुइज़ू महोदय है, ये नवंबर 2023 में वहाँ पे मालदीव के नई हेड ऑफ स्टेट बने हैं और इनकी गवर्नमेंट गिरने के कगार पे है। क्यों? भारत से टक्कर लेने के चक्कर में। अगर भारत से टक्कर नहीं लिया होता तो शायद सरकार नहीं गिरती। देखते हैं बारी बारी से कि आखिर क्या रीजन है कि सरकार गिरने के नौबत में आ गई है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करना न भूलें। देखिए, मुइज़ू सरकार जो है, मुइज़ू महोदय जो है, ये क्या गए हैं, विजिट किए हैं कहाँ? चाइना विजिट। भारत के प्रति इनका जो रुख रहा है वो बहुत ही नेगेटिव रुख रहा है, क्योंकि मालदीव में जो चुनाव हुए तो इंडिया गो बैक का नारा लगाया है यहाँ पे, यानी भारत के सेना को मालदीव से हटाएंगे। और भारत के प्रति इनका जो नजरिया रहा वो नेगेटिव नजरिया रहा। इसी के कारण ये वहाँ सत्ता में आए। स्वाभाविक बात है कि नकारात्मक विचार के कारण सत्ता में आइएगा तो आपकी स्थिति वैसा ही होगी। अब हम चलते हैं आगे। चाइना में जाके जनाब भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ चाइना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं, चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मालदीव के उप मंत्री द्वारा भारत पर जो अपमानजनक टिप्पणी किया गया है, मुद्दा वहीं से उखड़ा है। और टिप्पणी का परिणाम क्या हुआ कि भारतीय पर्यटक जो है मालदीव जाने से कतराने लगे हैं। और मालदीव की इकोनॉमी टोटली डिपेंड कर रही है किस पर? टूरिज्म पर। जो टूरिस्ट अगर वहां नहीं जाएंगे तो आप हमको बताइए कि मालदीव की इकोनॉमी का क्या होगा। ये डर उनके मन में सताने लगी है। चलिए भाई, अब इसको लेकर इन क्या कह रहे हैं कि भारत से जो मालदीव जाने वाले लोग हैं उसमें जो कमी आएगी उसकी पूर्ति के लिए अब चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तुम चाइना के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हो और भारत तुम्हारा पड़ोसी है। ऑपरेशन कैक्टस जब तुम्हारे ऊपर समस्या आई तब भारत ने साथ दिया। 911 नंबर भारत का इमरजेंसी नंबर है कि भारत के पड़ोसी देश इमरजेंसी में जब भी 911 नंबर पर कॉल करता है तो भारत उसकी हर तरीके से मदद करता है। तुमने जब जब भी मदद की अपील की भारत से, भारत ने उसके लिहाज रखे और आपका साथ दिया। ऑपरेशन कैक्टस 80 के दशक में मालदीव को बचाने में भारत ने साथ दिया। कोरोना के समय में भारत ने उसको दवाई मुहैया कराई, खनिज मतलब जो खाने वाले अन्न है उसको मदद करवाया, मेडिसिन जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो सारे बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। उसके बावजूद भी आप देखिए, इसको कहते हैं मौका परस्त। जब पड़ोसी मौका परस्त हो जाए तो कुछ न कुछ सबक सिखाना जरूरी होता है। इसी सबक सिखाने में हमने कुछ नहीं किया। देखिए, मोदी जी क्या किए कि लक्षद्वीप के दौरा पर गए। ठीक है भाई, लक्षद्वीप के दौरा पर गए और उन्होंने क्या किया, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो आपने फोटो देखा, ये फोटो उन्होंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया साइट पे शेयर कर दिया। बस इतना ही किया उन्होंने। मालदीव के जो सरकार है उसको लग गई मिर्च, और उसमें कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं और कुछ ऐसे सांसद हैं जो मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी कर दिए, है ना। मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी कर दिए और कहा कि आप इजराइल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इजराइल के कहने पे आप काम कर रहे हैं। ये सब मुद्दा बहुत सारा आ गया। मोदी जी को कुछ ऐसे शब्दों से उन्होंने अपने मतलब मोदी जी के लिए कुछ ऐसा शब्द कहा है उन्होंने जो कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहना चाहिए, है ना। इतनी नीची हुई हरकतें जो है वो नई सरकार और अनमेच्योर पॉलिटिशियन ही कर सकता है। बस क्या हुआ, ये अपने क्षेत्र में गए और लोगों से सिर्फ इतना अपील किए कि आप लक्षद्वीप को भी, है ना, टूरिज्म के लिए एक बार अपनाएं, यहाँ आए और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो रमणीय प्राकृतिक स्थल है उसका दर्शन करें। आपको पता चले
ये पोस्ट मालदीव को चुभ गई। परिणाम क्या हुआ कि मालदीव के जो एक सांसद महोदय हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा कि बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। देखिए, भारतीय लोगों को मालदीव इतनी छोटा सा कंट्री है, भारत के नीचे देखिएगा एकदम छोटा सा कंट्री है, अब वो भारत के लोगों के बारे में क्या कह रहा है कि हमारा मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं कि उनके कमरों से कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। ये नाम है जनाब का जाहिर रमीज। रमीज को तमीज नहीं थी। एक तो मैडम थी, इनका नाम था मरियम सिन्हा। मरियम सिन्हा ने मोदी जी पर पर्सनल अटैक कर दिया और इस जनाब ने जाहिर रमीज ने क्या किया कि पूरे भारतीय समाज पर अटैक कर दिया कि भारतीय समाज अभद्र रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं। साहब, इनको पता नहीं है कि भारत में स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है, भारत के लोग बहुत साफ सुथरे हमारी संस्कृति में हैं, इनको समझना चाहिए था। अब ये अपनी मौत को खुद आमंत्रित ले लिए। मौत का कहने का मतलब है राजनीतिक मौत। अगर आपकी सत्ता जा रही है तो राजनीतिक रूप से आप मरणशील ही तो हो गए ना। तो वही चीजें इन्होंने किया, ये बहुत बड़ी गलती किया इन्होंने। देखिए कितना बेहतरीन जगह है, क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पे मालदीव का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोदी जी यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, ये आप उन्होंने। इसके बाद जो जनाब क्या हुए, ये जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, मोहम्मद मुइज़ू जो 17 नवंबर 2023 को सरकार में आए हैं और भारत विरोधी नीतियों के कारण ही सरकार में आए हैं। और असली एजेंडा अभी तक क्या होता था कि मालदीव में जो भी सरकार बनती थी, पहली विजिट भारत में आते थे, वो भारत में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। आप चले गए तुर्की में, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप चले गए इसके बाद चाइना में, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भारत के साथ संबंध तो अच्छे बना के रखते हैं। यानी कि भारत का दुश्मन या भारत से जो भी देश विरोध कर रहा है, बैर कर रहा है, उसके साथ ये विजिट कर रहा है भारत को चिढ़ाने के लिए। तो भाई तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, तुम्हारा अपना जाएगा, देखो कैसे जाता है ना। बस ये जनाब जो है पूरी तरह से भारत के पीछे हाथ धो के बढ़े हैं। मामला बिगड़ता देख, स्टेटमेंट को देते हुए बिगड़ता देख भारत सरकार सख्त एक्शन में आई। उनके डिप्लोमेटिक को यहाँ बुलाया गया विदेश मंत्रालय में, उनसे पूछा गया। उसके बाद समस्या और गहराता देख आनन फानन में उन्होंने क्या किया, मोदी पर टिप्पणी करने से मुइज़ू ने कहा कि हम देखिए 3 मंत्री को हटा दिए हैं, अब ऐसी कोई भी बात होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। ये 3 मंत्री थे, मरियम सिन्हा, मालसा और महजूम माजिम। ये 3 मंत्री को उन्होंने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और ट्वीट कर दिया मुइज़ू साहब ने कि देखिए हम आपके ऊपर जो टिप्पणी किया गया है, ये 3 मंत्री को हटा दिए। उनको मालूम है कि भारत से मतलब मालदीव की पर्यटन में, मालदीव की जो पर्यटन है उसमें सबसे संख्या ज़्यादा भारतीयों का है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रत्येक साल मालदीव जाते हैं, है ना। और मालदीव के इकोनॉमी में 28 से 30% हिस्सेदारी सिर्फ टूरिज्म का है। अब उस टूरिज्म में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय लोगों का वहाँ जाने से बढ़ रहा है। तो बताइए, उसको डर तो होगा ही ना, है ना। भारत विरोध में कहीं अपना सत्ता न गंवा बैठे, क्योंकि उनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी के, है ना, लीडर ने ले आया है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या किया मोदी जी ने, सिर्फ एक फोटो शेयर किया था। देखिए यही कला है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको सब कुछ कह डालेंगे। मोदी की ये डिप्लोमेसी बहुत कम आदमी समझ पाती है, और इसीलिए वो आज तक राजनीति में इतने ऊंचाई प्राप्त की है उन्होंने, और अपनी रणनीति से हर दुश्मनों को, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो या डिप्लोमेटिक प्रतिद्वंदी हो, सबको उन्होंने परास्त किया है। ये भी राजनीति की कला है जो सीखना चाहिए हमें, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही है हमें पता चला है, और ये निजी बयान है, इसका सरकार से कोई नाता नहीं है। ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। अब बताओ, ये तो वही बात हो गया
है ना। ये तो वही बात हो गया कि गर्दन काट दो और कहो कि मुझसे धोखा से हो गई है, अब आगे किसी की हत्या नहीं करेंगे, है ना। गुड़ खाए गुलगुल्ले से बैर करें, ये बात हो गई कि गुड़ खाए गुलगुल्ले से बैर करें। यही चीज मालदीव कह रही है। मालदीव की सरकार ने क्या कहा कि ये हमारे मंत्रियों के निजी बयान हैं, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यानी मालदीव सरकार उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। आगे अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आगे अगर मतलब कोई भी स्टेटमेंट देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, है ना। अब इन तीनों को हम बर्खास्त कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा मोइजू साहब। भारत के अस्मिता की बात है, प्रधानमंत्री को आपने टारगेट किया, आपकी सरकार के मंत्री ने किया, भारत के जनता को आपने भला बुरा कहा, यानी आपके मिनिस्टर ये एमपी ने कहा, हम कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ साथ स्टेटमेंट आया, मोहम्मद असलम स्पीकर है मालदीव में संसद के, है ना। उन्होंने कहा कुछ मंत्रियों की पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव के लोगों की सोच नहीं है। ठीक है भाई, सही बात है, मालदीव के लोगों की सोच नहीं, लेकिन आपकी सरकार की तो सोच है ना। इससे आप कैसे किनारा करेंगे, क्योंकि आप ही के 3 मंत्री ने कहा है, और आपके जो नेता है मोहम्मद मोइजू, उन्होंने भी भारत के खिलाफ जहर उगर के ही सत्ता में आए हैं। तो सरकार की नीति है, बात साफ है। इसका मतलब या तो मालदीव की जनता के खिलाफ सरकार बनी हुई है, या फिर सरकार है जो भारत के खिलाफ है और झूठ बोल रही है। यही कोई कारण हो सकता है, दूसरा और कोई कारण नजर नहीं आता। इसी के साथ साथ इन्होंने इब्राहिम सोहिल, जो इससे पहले वहां के प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम सोहिल ने भी भारत के खिलाफ, मालदीव के जो कुछ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो आवाज उठाई, भला बुरा कहा, उनकी शिनाख्त की है, उन्होंने आलोचना किया है और कहा कि भारत के साथ हमारा पुराना संबंध है, बहुत बेहतरीन संबंध है। अब ऐसे इब्राहिम सोली के साथ भारत का संबंध, यानी देखो इब्राहिम सोली जो है वो भारत के पक्ष में माने जाते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद मोइजू जो है वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देके सत्ता में आए हैं। वो चाइना के गोद में बैठ गए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि चाइना उसको डेब्ट ट्रैप में फंसा लेगा, यानी ऋण जाल में फंसा लेगा, और लोन पर लोन देता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसको उस अपने ही लोन से उबर नहीं पाएगा, और परिणाम क्या होगा, उसको पूरी तरह से चाइना अपने अंडर में जकड़ लेगा। दोस्तों, इससे हमें भी नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारा स्ट्रेटजी है, सीमा उसके साथ मिल रहा है, मालदीव हमारा पड़ोसी है, और अगर वहाँ पे हमारा दुश्मन आके झंडा गाड़ रहा है तो कहीं न कहीं चिंता का विषय तो बनता है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत और भारतीयों के खिलाफ, भारत के ऊंचे पद पर बैठे हुए जो हमारे नेता हैं उनके खिलाफ जो आवाज उठी है, तो भारत के लोगों ने खुद स्टेप लेना शुरू कर दिया है। क्या किया है कि एजी माई ट्रिप के मालदीव की बुकिंग नहीं करेगी, ऐसा उसने घोषणा की। एजी माई ट्रिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो टूरिज्म के लिए बुकिंग करती है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे। करीब 15,000 बुकिंग अब तक रद्द हो चुकी है। ये 2 दिन पहले का डेटा है, अभी तक का डेटा में लगभग 20,000 क्रॉस हो चुका है। अब बताइए, 20,000 बुकिंग, 20,000 लोग वहां जाने से मना कर दिए। अब सोचिए, एक आदमी अगर 50,000 रुपया भी खर्चा किया होगा वहां जाकर औसतन, हालांकि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्चा करते हैं, तो सोचिए कितना रुपए का इकोनॉमी का नुकसान हुआ। और इसका अंदाजा लगाइए कि 13 दिसंबर 2023 तक मालदीव में कुल 17,57,939 पर्यटक पहुंचे थे, जो कि 22 में पहुंचे थे। 15 लाख की तुलना में 12.5% ज़्यादा था, और उसमें भी भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सोचिए, भारतीय इस साल अभी तक 3 लाख से ज़्यादा, 3.25 लाख पर्यटक मालदीव गए हैं। तो कितनी इकोनॉमी की क्षति हो गई। हम अब जानते हैं भारत मालदीव के बीच में व्यापार, देखिए व्यापार का आंकड़ा क्या है। 2018 में 28.61 करोड़ भारत ने निर्यात किया, और भारत ने आयात किया मात्र 30 लाख रुपए का माल। यानी कि अभी आप देखिए 2023 सितंबर तक का डेटा है, 41 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है भारत ने, और भारत ने मंगाया है मात्र 61 लाख रुपया। मतलब साफ है कि मालदीव में बहुत सारी चीज़ें हम भारत से वो लेता है, भारत से निर्यात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे खाना पूर्ति की कमी होगी, तो फिर समस्या बनेगा। आपको मालूम है, हाल फिलहाल में कोरोना के समय में मालदीव के पास पानी नहीं था, तो भारत ने मालदीव को
पानी भेजा है, किससे? नेवी के शिप से। और नेवी के हमारे जवान वहां जाके मालदीव में पूरी तरह से लोगों को पानी पिलाए हैं, मदद किए हैं। बताइए मालदीव का ये रवैया, ये कैसी दोस्ती है? तो भारत ने अपने हिसाब से उसको समझाने का प्रयास किया है, और बस कुछ नहीं किया है, एक फोटो शेयर किया है। और फोटो का परिणाम इतना बवाल हो जाएगा कि ये किसी ने सोचा नहीं था। शायद मोदी के दिमाग में ये बात समझ में आती थी कि हम क्या करेंगे तो सामने वाला क्या होगा। दुश्मन कितना उतावला है ये समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आपकी राजनीतिक विजय या राजनीतिक अजय प्राप्त हो जाएगा। यानी कभी आप हार नहीं सकते हैं, है ना, कभी हार नहीं सकेगा आप। और ये चीजें डिप्लोमेटिक रिलेशन में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के रिलेशन, इस प्रकार का जो व्यू है, पॉइंट है, इसको अपनाना पड़ता है। और यही चाणक्य की फिलॉसफी है। इसी चाणक्य की फिलॉसफी को मोदी जी ने यहाँ अप्लाई किया है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब कुछ बोल देंगे, है ना। तो यही चीज देखिए, पर्यटन भी मालदीव में गए 2018 में, जहां 90,000 गए थे। 2023 में ये आंकड़ा तो 13 दिसंबर का है, न्यू साल में आए होंगे। अब सोचिए कि एक दिन 2 दिन के अंदर में लगभग 15 से 20,000 लोग वहां पे ट्रिप कैंसिल किए हैं। तो सोचिए 13 दिसंबर से जनवरी तक में कितना किया, लगभग 3 लाख माना जा रहा है कि 3 लाख जो है पर्यटन वहां पे जाने से इनकार कर दिए हैं दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो आप बहुत कायदे से कर सकते हैं। हर चीज में, हर फैसिलिटी में मालदीव से सस्ता आपको लक्षद्वीप नजर आएगा। मालदीव से सस्ता आपको कॉस्ट फ्लाइटिंग में भी 29,000 30,000 जहां मालदीव में है, यहाँ 12,000 रुपया इंडियन में है ना। इसके बाद वाटर स्पोर्ट्स में 50,000 से 2.5 लाख रुपया तक का मालदीव में ट्रिप है, यहाँ पर है मात्र 20,000 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम, है ना। तो ये ध्यान रखिए, लक्षद्वीप भी हमारा बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए। इससे बेहतर हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको ही आगे बढ़ाना है। आगे देखिए, इस पर अच्छी बात है कि भारत के जितने भी स्टार लोग हैं उन लोगों ने भी अपना सुमोटो स्टेप उठाया है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत ऐसे सुंदर तटों और द्वीपों से संपन्न है, हमारी अतिथि देवो भव के विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की जरूरत है, कितनी सारी यादें बनने के इंतजार में हैं। मतलब अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, सलमान खान ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के साफ सुंदर तटों पर देखना बहुत कूल है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया में है, यानी कि सब सेलिब्रिटी जो है कहीं ना कहीं अपने टूरिज्म को, अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट कॉस्ट। ये मोदी नीति है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसी को मोदी नीति कह रहे हैं, है ना। एक फोटो ने पड़ोसी की सरकार पर खतरा पैदा कर दिया, और वो एक्टर और एक्ट्रेस जो कई सारे भारी भरकम रुपया लेकर टूरिज्म का प्रचार किया करते थे, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आज वो फ्री में प्रचार करने लगे हैं। इस सेलिब्रिटी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, और सबसे बड़ा ब्रांड मोदी खुद है। मैं बनाऊंगा एक वीडियो आपको ब्रांड मोदी क्या है इसके बारे में, तो आप समझ जाइएगा कि देखिए, जॉन अब्राहम ने भी कहा, भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही घूमने के लिए विशाल समुद्री जीवन, लक्षद्वीप जाने के लायक जगह है। देखिए, सारे जो लोग हैं वो इस पर पॉजिटिव अप्रोच में है। अब इसी में एक अच्छा कड़ी जुड़ गया है कि टाटा ग्रुप जो है, जो ताज होटल बनाई है, ताज मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज, ये देखिए ताज होटल का यही फीचर है। इन्होंने क्या कहा है कि टाटा ग्रुप टू मेक 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट इन लक्षद्वीप। टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांड रिसोर्ट जो है विला जो है वो लक्षद्वीप में खोलेगी, है ना। और 100 रूम का जो है एक ताज एट सुहेली वहां का आइलैंड है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है ना। उस आइलैंड में एक सुहेली है, ताज एट सुहेली विल फ्यूचर 110 रूम्स, है ना, हाउसिंग 60 विलाज ऑन द बीच ऑफ 50 वाटर विलाज। ये उसका एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है ताज एट कदमत आइलैंड है, उस आइलैंड पर एक ताज होटल बनाएगा और एक सुहेली
आइलैंड पर ताज होटल बनाएगा और बहुत सारे विला और पानी के बीच में वाटर विला बनाएगा। इस प्रकार से लोग वहाँ जाएंगे, नेचुरल जो व्यवस्था है उसका लाभ उठाएंगे। देखिए टाटा ने भारत को बहुत कुछ दिया है। टाटा जब से स्थापित हुई, अगर वो प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अगर वो मतलब टाटा जब से स्टार्ट हुई है उसकी कंपनी, टाटा अगर प्रॉफिट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, क्योंकि वो समाज के सेवा में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और टाटा का विशेषता आपको नज़र आना चाहिए कि टाटा हर घर में है, नमक तक आप टाटा का खाते हैं, बर्तन तक टाटा का इस्तेमाल करते हैं। ये टाटा का समाज के हमारे भारतीय समाज को दिया हुआ एक उपहार है। वो प्रॉफिट पर कम, अगर वो प्रॉफिट पर चलते तो अंबानी से आगे बढ़ गए होते, लेकिन ये समाज की सेवा के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने बहुत सारा जितना इनकम कमाते हैं उसका बहुत बड़ा मनी चैरिटी में दे देते हैं, ट्रस्ट में दे देते हैं। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट आपको मालूम होगा जो चल रही है, इस जनता का सेवा ही तो है। कैंसर जैसी महंगी इलाज टाटा इतनी सस्ती में करती है, ये मानव सेवा ही तो है। इसी को कहा जाता है अर्थ परमार्थ के लिए होता है। अर्थ अगर परमार्थ के लिए नहीं होगा तो फिर वो अर्थ का यानी रुपये का कोई महत्व नहीं होता है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टाटा ग्रुप ने ये अपील कर दिया, यानी कि ये अनाउंसमेंट कर दिया। अब तो स्थिति देखिए, लक्षद्वीप का आप नज़ारा देखिए, है ना, मालदीव से कम है क्या? हमारी आदत है कि हम अंग्रेजी मानसिकता में घूम रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने की हमारी नज़रिया ही नहीं होती है। हम दुनिया जो दिखाता है टीवी में और मोबाइल में, सोशल मीडिया पर, हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये मानसिकता शिक्षा का है। भारत में मैकाले पद्धति एजुकेशन का जो डाला है, वो एजुकेशन की मैकाले पद्धति ने भारतीयों में भारतीय रंग रूप में अंग्रेजी मानसिकता को विकसित किया। उन्होंने अपने पिता को लेटर में ये बात बोला कि मैं भारत में ऐसा समाज तैयार करना चाहता हूँ जो रंग रूप से भारतीय हो और विचार से विदेशी हो, अंग्रेजी हो। आज भी भारत में ऐसी मानसिकता के लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं, और यही कारण है कि हमारे पास इतना बेहतरीन व्यवस्था डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी, इतना डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी हम स्विट्जरलैंड और मालदीव पता नहीं कहाँ कहाँ का टूर करते हैं। ठीक है, जाइए, आपका स्वतंत्रता है, जाइए ना, लेकिन कम से कम अपने देश का भ्रमण तो कीजिए ना। अपने देश में जितनी चीजें हैं, देखिए कितना बेहतरीन आइलैंड है, कितना बेहतरीन। देखिए आप जो यूरोप में जाते हैं और नंगे औंधे मुंह पड़े रहते हैं, तो यहाँ भी तो औंधे मुंह पड़ सकते हैं। जाइए हमारे लक्षद्वीप में, जगह तो है, एक नंबर जगह है। देखिए यहाँ देखिए एक नंबर रिसोर्ट है, इसमें पानी के ऊपर बना हुआ है। जाइए यहाँ पर मौज मस्ती कीजिए, हनीमून मनाइए। यहाँ भी देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। विदेश भी जाइए, आपको मना कोई कर रहा है, लेकिन पहले अपने देश में तो देखिए 142 करोड़ पॉपुलेशन हमारा, इतना बड़ा शक्ति है, फिर भी हम इतना पीछे। ये समझने की जरूरत है और हमें कहीं ना कहीं इसको चेतावने की जरूरत है। देखिए मालदीव का जो एरिया है मात्र 32.62 वर्ग किलोमीटर का है। 32.62 वर्ग किलोमीटर का मालदीव का एरिया। इसकी विशेषता देखिए, 36, मैंने बताया था 36 छोटे छोटे द्वीप समूह है इसमें, जिसकी जनसंख्या लगभग 70,000 के आसपास में है। और लक्षद्वीप की साक्षरता दर देखिए, बड़े बड़े सिटी है, बड़े बड़े शहर है जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता है और कहता है, लेकिन साक्षरता दर में कम है। और यहाँ देखिए लक्षद्वीप छोटा सा आइलैंड है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का आइलैंड है और 70,000 से भी कम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का साक्षरता दर 91.82% यानी 91.82% है, जो कई भारत के बड़े शहरों से भी बेहतर है ना। तो हम अगर वैसे लोगों के पास जाते हैं, वैसे लोगों के जीवन में रोजगार का अवसर मिलता है, अपने देश में इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं और साथ साथ रोज सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? अब हम सवाल उठता है कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। लक्षद्वीप की चर्चा है तो भारत का हिस्सा कैसे बना, इस पे चर्चा करते हैं। क्या है, आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के पास नहीं था, है ना। दोनों देश के नेता जो है अपने भूमि का जो इलाका है उसी के बंटवारा में लगे थे, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है।
भारत को लग रहा था, यानी कि जो हमारे सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल को लग रहा था कि पता नहीं लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है तो पाकिस्तान कहीं उस पर कब्जा कर लिया होगा। आज़ादी के समय ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको कोई देखने वाला नहीं था। और इनको लग रहा था कहीं मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि 91% वहाँ मुस्लिम है, तो लगा हुआ था कि कहीं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का गठन हुआ है तो कहीं वहीं वहाँ पे कब्जा कर लिया होगा। ये अचंभित थे, ये लोग कंफ्यूज थे। पाकिस्तान को लगता था कि कहीं भारत के अंडर, क्योंकि भारत के नजदीक में है तो कहीं भारत ने तो कब्जा नहीं कर लिया। दोनों कंफ्यूज थे। परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार के जो हमारे उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल, उन्होंने क्या किया, दो हमारे जवान जो नेवी के जवान थे उनको भेजा युद्धपोत पर, रामास्वामी मुदलियार और आर्कोट रामास्वामी मुदलियार। ये दोनों को है ना, दोनों सेना को तुरंत लक्षद्वीप की ओर भेजा और कहा कि जाइए और लक्षद्वीप तुरंत जाइए। और सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जाने के बाद तुरंत जल्द से जल्द उस पर कब्जा किया जाए। इतने में पाकिस्तान की फौज वहां आ गई, है ना। और माना जाता है कि आधा घंटा, मात्र आधे घंटे अगर भारतीय फौज को लेट होती तो शायद लक्षद्वीप हमारा अपना न होता और ये पाकिस्तान के अंडर में चला गया रहता। तो आज के डेट में हमारी स्ट्रेटेजिक जो चुनौतियां हैं और ज्यादा बढ़ गई होती। और भारत के सरदार पटेल ने कहा कि जाओ तुरंत उस पर कब्जा करो, उसको अपने अधीन करो। ये बातें सुनकर सेना वहां आई और वहां पे कब्जा कर लिया, यानी लक्षद्वीप को अपने अंडर, अपने देश में मिला लिया। उसके आधे घंटे बाद जो पाकिस्तानी आर्मी की फौज आई और आर्मी ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि भारत का झंडा एकदम शान से लहरा रहा है। देखिए एकदम शान, कितना कमाल का लगता है, जज्बात एकदम हाई हो जाता है, हाउस द जोश। तो ये झंडा देखकर पाकिस्तान फौज जो है बेचारा मायूस होकर चले गए कि चले थे हम गुलगुल्ला खाने, गुलगुल्ला का रस भी न मिला, है ना। तो यही बात बेचारे को देखना पड़ा। ये चीजें, यही हमारे दो सैनिक थे जो उस समय में बहुत बड़ी उपलब्धि लक्षद्वीप को लाकर, जिसकी हम आज चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं कि लक्षद्वीप क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया, है ना। उस समय इनका नाम क्या था, उस समय लक्षद्वीप का नाम क्या था, लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप। ये नाम था उनका, लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1 नवंबर 1973 को इसका नया नामकरण किया गया, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, है ना। एक सवाल और, केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर रहता है ना, और रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक महत्व के कारण, है ना, रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक महत्व के कारण ही लक्षद्वीप को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखा गया, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको देखा गया। और परिणाम, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश बना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहता है ना। लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहने से नहीं होता है, पड़ोसी को भी अच्छा संबंध की बात होनी चाहिए। अभी तक के समय में बांग्लादेश हमारा अच्छा पड़ोसी है और उसे सीखना भी चाहिए। वहाँ की शेख हसीना अभी जो नया पुनः प्रधानमंत्री बनी है, वहाँ की एक मंत्री ने मालदीव को आईना दिखाया है कि भारत सबसे भरोसेमंद मित्र है। मालदीव की जो सरकार, मुई जो सरकार है, उसको घमंड के चश्मा से हटाना चाहिए अपने आंखों से और भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो टूरिज्म पर आधारित उसकी इकोनॉमी, चाइना कितना टूरिस्ट भेज सकता है, चाइना टूरिस्ट नहीं भेजेगा, और भेजेगा भी तो मन रखने के लिए भेज लेगा, क्योंकि उसको आइलैंड जो खरीदना है मालदीव का और वहाँ पे सैन्य बेस जो बनाना है मालदीव का, भारत को पर्ल्स ऑफ स्ट्रीट यानी मोतियों की माला की रणनीति से घेरने की जो उनकी पॉलिसी है उसको भी पूरा करना है। हो सकता है इसके लिए वो काफ़ी मशक्कत न करना पड़े उसको, है ना। तो दोस्तों, आपने जाना हमारी ताकत है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो, और वो ताकत को हम अपना आर्थिक हथियार बनाएं और उस किसी के प्रति हम बुरा भाव नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे प्रति अगर बुरा भाव रखेगा तो फिर हमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा बात, हम पड़ोसी के लिए अपना घर न बनाए, ऐसा थोड़ी होता है। पड़ोसी को अपना घर है 4 मंजिल,
है ना। और हम 2 मंजिल भी ना बनाएं क्योंकि पड़ोसी नाराज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मालदीव के पास आइलैंड है और नेचुरल बहुत बेहतरीन रमणीय जगह है। भारत के पास भी लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप एक रमणीय जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है, सुंदर डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए। तो क्या हम लक्षद्वीप के विकास न करें मालदीव के डर से कि मालदीव नाराज हो जाएगा? बिल्कुल गलत अवधारणा है। अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने समाज के लिए सोचना कोई गुनाह नहीं है, चाहे लोग गोलियां मारे, है ना। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो आज ही इतना ही। फिर हम धीरे धीरे बनाएंगे वीडियो, जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा वैसे वैसे हम आपके समक्ष एकदम कंक्रीट आइडिया के साथ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।